ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं वो किसका है? ये डायग्राम डीएनए स्ट्रैंड है, ये डीएनए को दिखाया गया है। ह्यूमन में मिलने वाला जो डीएनए होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर लंबा होता है। एक माइक्रोन की सेल का न्यूक्लियस उससे भी छोटा होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए किस तरह से आ जाता है, किस तरह से अरेंज होता है, सोचिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पर। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को, जहां पर हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल की सर्च कैसे हुई इसके बारे में समझा। हम लोगों ने ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को समझा। उसके बाद जो है हम लोगों ने हम लोगों ने एवरे मैक्लाड और मैकार्थी के एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना, जिन्होंने कि ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। बट उस टाइम के साइंटिस्ट को कोई ऐसा प्रूफ चाहिए था जिससे ये कंफर्म हो सके कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। तो बाद में कुछ और भी एक्सपेरिमेंट हुए जिनकी वजह से ये कंफर्म हो पाया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। माई सेल्फ वेद विश्वकर्मा, आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम के मीडियम से भी जुड़ सकते हैं और आप जो है अपने पर्सनल फीडबैक मेरे जीमेल पर सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है कि आखिरकार कैसे प्रूफ हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों से पूछा था, डीएनएस एंड डीएनएस में क्या डिफरेंस है, क्या इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है या दोनों एक ही चीजें हैं। और मैंने आपसे आंसर जो है कमेंट में पूछे थे, आप में से जो है कुछ बच्चों ने आंसर भी दिए और उनमें से जो है एक आंसर काफी ज्यादा करेक्ट था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डीएनएस एंड डीएनएस में क्या डिफरेंट है। तो ये जो डीएनएस है वो जो है क्या है, ये न्यूक्लियस में मिलने वाला जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए है एक स्ट्रैंड है जो कि किसकी तरह काम करता है, जो कि जो है इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करने का काम करता है। बट अगर हम डीएनएस की बात करें तो डीएनएस क्या है, लास्ट में लगा हुआ है ASE और लास्ट में जहां पर भी इस तरीके से स्मॉल में एस लग जाता है वो वर्क करने लगता है, वो क्या होता है, वो एक एंजाइम होता है। तो डीएनएस क्या है, एक एंजाइम है और इस एंजाइम का वर्क क्या है, इस एंजाइम का वर्क होता है इस डीएनए को डाइजेस्ट करना। ये कैसा एंजाइम है, जो कि डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये करता क्या है, डीएनए जो है वो करता ये है कि जो डीएनए होते हैं वो कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, फास्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं। इस फास्फोडाइस्टर लिंकेज को ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है, जिसकी वजह से डीएनए का डाइजेशन हो जाता है। तो ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं, ये एक एंजाइम है और ये एक मॉलिक्यूल है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ये कैसे प्रूफ हुआ, इसका अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसका अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था, हर्शे एंड चेस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसके पहले जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उसमें ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और उसके बाद जो है उन्हीं ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ही बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करके एवरे मैक्लाड और मैकार्थी ने ये बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। बट उस टाइम के साइंटिस्ट जो है उस एक्सपेरिमेंट को ऐसा प्रूफ नहीं मानते थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। तो एक दूसरे ऐसे एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ी जिससे कंफर्म प्रूफ हो सके कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। तो बात करते हैं, इसी सीरीज में एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस ने। दो साइंटिस्ट अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, जिन्होंने 1952 में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया, अनइक्विवोकल प्रूफ किया, यानी कि ऐसा प्रूफ दिया जिसको कोई डिस्कार्ड नहीं कर सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता। वो प्रूफ क्या था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है।
उन्होंने क्या प्रूव किया, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। किस सन में प्रूव किया, 1952 में। और किसने प्रूव किया था, अल्फ्रेड हर्शिल एंड मार्था चेस। यानी कि बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट के आप लोग ये मानेंगे ही नहीं कि आखिर ऐसा प्रूफ हुआ था। तो उसके लिए इनको जो है प्रूफ देना पड़ा। दे वर्क विद वायरस, उन्होंने किस पर अपना काम किया था, वायरस पर काम किया था। दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। वायरस की 3 कैटेगरियां होती हैं, उनमें से एक कैटेगरी जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ऐसे वायरस जो एनिमल पर अटैक करते हैं उनको जूफैगनी बोलते हैं। और ऐसे वायरस जो कि प्लांट पर अटैक करते हैं उनको फाइटोफैगनी जो है बोला जाता है। तो ये वायरस जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। हम लोग जान लेते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल, इन बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, ऑलवेज डीएनए होगा। इनमें क्या प्रेजेंट होगा, ऑलवेज डीएनए होगा, यानी कि इनके अंदर आरएनए प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, बट बैक्टीरियोफेज ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्या होता है, डीएनए होता है। और इसके अलावा इनके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन की बनी हुई कैप्सिड पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। प्रोटीन की लेयर को ही बोलते हैं कैप्सिड। तो इनके पास में प्रोटीन है और इनके पास में हमेशा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है। प्रोटीन की कोट के अंदर डीएनए इनक्लोज होता है, बंद होता है। और जो बैक्टीरियोफेज है किस पे अटैक कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे अटैक कर रहे हैं। बात करते हैं हम लोग कि एक्सपेरिमेंट में जो है इन्होंने बैक्टीरियोफेज को ही क्यों चूज किया। इन्होंने बैक्टीरियोफेज को इसलिए चूज किया क्योंकि उस टाइम पर कंफ्यूजन केवल 2 चीजों में थी, या तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर सकता है या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर सकता है। अब एक्सपेरिमेंट को कराने के लिए किसी ऐसे मीडियम की जरूरत थी जिसके अंदर डीएनए हो और जिसके अंदर प्रोटीन दोनों हो, यानी कि बैक्टीरियोफेज ऐसे थे जिनके अंदर डीएनए भी मिलता था और जिनके अंदर प्रोटीन भी मिलता था। अब इनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके जाना जा सकता था कि आखिर डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि बैक्टीरियोफेज से जो नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे उनके अंदर जो है पेरेंट का ही डीएनए होगा या फिर उनके अंदर पेरेंट का ही प्रोटीन होगा। तो प्रॉब्लम उस टाइम पर इन दोनों में थी, या तो डीएनए या तो प्रोटीन, और ये दोनों चीजें बैक्टीरियोफेज के अंदर मिल रही थी। इस वजह से एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरियोफेज काफी सूटेबल थे। बात करते हैं हम कि एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। तो अल्फ्रेड हर्शिल और मार्था चेस ने जो है वायरस को ग्रो किया ऐसे मीडियम में जिनमें कि क्या था, कुछ वायरस को उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले मीडियम में ग्रो किया, यानी कि ऐसा मीडियम जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट थी उसमें उन्होंने ग्रो किया। और कुछ वायरस को उन्होंने ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें कि रेडियो एक्टिव सल्फर था। अब रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर लेने के पीछे क्या रीजन था। रेडियो एक्टिव फास्फोरस, हम सिर्फ फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, फास्फोरस सिर्फ और सिर्फ जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। फास्फोरस सिर्फ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन के अंदर कोई भी फास्फोरस नहीं होता। प्रोटीन बने किसके होते हैं, एमिनो एसिड के बने होते हैं। इन एमिनो एसिड में कोई भी जो है फास्फोरस नहीं मिलता है, बल्कि क्या मिलता है, प्रोटीन के अंदर सल्फर मिलता है। प्रोटीन के अंदर सल्फर मिलता है, यानी कि एमिनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट हो सकता है, बट डीएनए में सल्फर नहीं है। डीएनए में कोई सल्फर नहीं है, डीएनए में सिर्फ फास्फोरस है। और अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन में कोई फास्फोरस नहीं है। प्रोटीन में क्या हो सकता है, प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि डीएनए में फास्फोरस मिलेगा, सल्फर नहीं मिलेगा, प्रोटीन में सल्फर मिलेगा बट फास्फोरस नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरीके से इन वायरस को हम फास्फोरस, रेडियोएक्टिव फास्फोरस और कुछ को रेडियोएक्टिव सल्फर में ग्रो कराएंगे तो उनकी प्रोटीन के अंदर, मतलब कि जो वायरस होंगे जिनको कि सल्फर में ग्रो कराएंगे, उनकी जो प्रोटीन की कोट होगी, कैप्सिड होगी, उसके अंदर क्या हो जाएगा, उस प्रोटीन की कोट के अंदर सल्फर चला जाएगा, क्योंकि प्रोटीन की कोट किसकी बनी हुई है, उनकी जो कोट है वो किसकी बनी है, प्रोटीन की। तो उनकी कोट के अंदर रेडियोएक्टिव सल्फर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हम बात करें
उन वायरस को जिनको कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले मीडियम में ग्रो कराया गया था, उनके डीएनए में क्या आ जाएगा, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा, उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा रेडियो एक्टिव फास्फोरस। तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले का जो डीएनए है वो कैसा है, उसके डीएनए में रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट है। और जो वायरस जिनको कि रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कराया गया था, उनकी प्रोटीन की कोट में क्या प्रेजेंट है, उनकी प्रोटीन की कोट में प्रेजेंट है सल्फर। अब इस तरीके से एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते हैं। वायरस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस, ऐसे वायरस जो कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो हो रहे थे, वो कंटेन कर रहे थे रेडियो एक्टिव डीएनए को, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन को। यानी कि ऐसे वायरस जो कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो कराए गए थे, उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए मिलने लगा। यानी कि उन वायरस से जो नई जनरेशन बनी, उस नई जनरेशन के अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट था। बट वायरस जो कि किसमें ग्रो कराए गए थे, रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कराए गए थे, उनके जो कोट थी, प्रोटीन की कोट थी, उस कोट में कोई भी क्या नहीं प्रेजेंट था, उस प्रोटीन की कोट में कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट नहीं था। सेकंड जनरेशन में कोई भी सल्फर प्रेजेंट नहीं था। मतलब इन्होंने एक जो है ये बताया, मतलब ये देखा कि जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले मीडियम में उगाए गए, उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए मिला, बट जो रेडियो एक्टिव सल्फर में वायरस ग्रो कराए गए, उनमें रेडियो एक्टिव sulfur, virus grown on radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur। यानी कि इस चीज को मैंने क्लियर कर दिया था कि जो सल्फर में उगाए गए थे, उनका जो प्रोटीन था वो रेडियोएक्टिव था, और जो फास्फोरस में उगाए गए थे, उनमें जो डीएनए था उसके अंदर रेडियोएक्टिव फास्फोरस आ चुका था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे था। देखते हैं यहाँ पर बैक्टीरियोफेज दिखाया गया है। अब जो रेडियोएक्टिव सल्फर वाले हैं, रेडियोएक्टिव सल्फर वाले मीडियम की बात करें तो सल्फर का जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है वो S35 है। यानी कि इसका मास नंबर कितना है, इसका मास नंबर 35 है। तो इसकी जो प्रोटीन की कोट है, जो कि रेड कलर से दिखाई गई है, ऐसा बैक्टीरियोफेज जो कि रेडियोएक्टिव सल्फर में ग्रो कराया गया था, उसकी प्रोटीन की जो कोट है, जो प्रोटीन की कोट है, प्रोटीन का कैप्सूल है, वो कैसा हो गया, उसके अंदर रेडियोएक्टिव सल्फर प्रेजेंट है। हम बात करें अगर रेडियोएक्टिव फास्फोरस की, ऐसे वायरस जो कि रेडियोएक्टिव फास्फोरस में ग्रो कराए गए थे, उनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो रेडियोएक्टिव है, तो इसके जेनेटिक मटेरियल को जो कि इसके हेड में प्रेजेंट है वो किससे दिखाया गया है, रेड कलर से दिखाया गया है। अब बात करते हैं इनको इन्फेक्ट कराया गया। इसको इन्फेक्ट कराया गया, इनको बैक्टीरिया के ऊपर कुछ बैक्टीरिया लेकर के उनको जो है इन वायरस से इन्फेक्ट कराया गया। तो बैक्टीरिया कौन सा लिया गया, बैक्टीरिया लिया गया स्पोरेशिया कोलाई। स्पोरेशिया कोलाई के ऊपर जब ये दोनों वायरसेस अटैक करते हैं तो क्या होगा, इस बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया। अब बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या करते हैं, बैक्टीरिया अपनी टेल की सहायता से इसके सेल, मतलब इस बैक्टीरिया के ऊपर आकर उसके साथ अटैच हो गया, और अटैच होने के बाद में इसमें जो है एक पोर करेगा, और पोर करने के बाद में जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को इस बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देगा, उसके साइटोप्लाज्म में क्या कर देगा, छोड़ देगा। छोड़ने के बाद क्या होगा, छोड़ने के बाद जो है इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल वो अंदर चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, बट इसकी जो प्रोटीन की कोट है वो प्रोटीन की कोट बाहर ही ऐसे छूट जाएगी, ऐसे बाहर छूट गई, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो बैक्टीरिया के अंदर चला गया। अब बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद में क्या होगा, ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ में अटैच होगा, और अटैच होने के बाद में जेनेटिक मटेरियल जो है वो दूसरे तरह का तैयार होगा। अब जो जेनेटिक मटेरियल तैयार होगा वो क्या करेगा, वो जो है वायरस की कई सारी कॉपियां बनाएगा। अब वायरस की कई सारी कॉपियां बनेंगी, बनने के बाद क्या होगा, ये जो सेल होगी बैक्टीरिया की वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और उसमें से कई सारे वायरस जो है निकलेंगे, लगभग हजारों की संख्या में वायरस इसमें से बाहर निकलेंगे। तो बैक्टीरिया के ऊपर जो वायरस अटैक करते हैं, तो वायरस का जो प्रोटेक्शन वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। वायरस के लाइफ साइकिल में दो चीजें आती हैं, एक तो लाइसोजेनिक आता है और एक होता है लायोजेनिक।
अब जो लाइसोजेनिक होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और अगर हम बात करें लाइसोजेनिक का, तो लाइसोजेनिक कौन सा पार्ट होता है? जो लाइसोजेनिक पार्ट होता है उसमें बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ में क्या होता है? इनकॉर्पोरेट होता है, और इनकॉर्पोरेट होने के बाद क्या होता है? कुछ नए वायरस की कॉपियां बनती हैं जिसमें बैक्टीरिया का भी जो है जीन प्रेजेंट होगा और जिसमें उस वायरस का भी जीन जो है प्रेजेंट होगा। चलिए बात करते हैं इस मैकेनिज्म की क्या होगा। देखिए, जो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कराए गए थे उनकी तो प्रोटीन की कोट में सल्फर था, और प्रोटीन की कोट जब बैक्टीरियोफेज अटैक करता है तो बाहर ही छोड़ देता है, और अंदर सिर्फ क्या जाता है? अंदर सिर्फ जाता है जेनेटिक मटेरियल। तो अगर प्रोटीन की कोट बाहर ही छूट गई, तो प्रोटीन की कोट बाहर छूटने के बाद जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर है, अब रेडियो एक्टिव सल्फर का कुछ भी चीजें इस बैक्टीरिया के अंदर नहीं गई है। अब बैक्टीरिया के अंदर अगर रेडियो एक्टिव सल्फर पहुंचा ही नहीं, प्रोटीन की कोट पहुंची ही नहीं, तो इससे बनने वाले जितने भी वायरस होंगे उन सभी का जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल होगा। और प्रोटीन की कोट ये बनाएंगे कहां से? तो ये प्रोटीन की कोट जो है इसी बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म से प्रोटीन लेकर के अपने चारों तरफ, अपने जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक नई प्रोटीन की कोट बनाएंगे। अब चूंकि उस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी रेडियोएक्टिव सल्फर प्रेजेंट नहीं है, उसके साइटोप्लाज्म में कोई भी रेडियोएक्टिव सल्फर प्रेजेंट नहीं है, तो बनने वाले जितने भी वायरस होंगे वो सभी कैसे होंगे? वो सारे वायरस जो है नॉर्मल होंगे, उनका प्रोटीन का कोड जो होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, कोई भी रेडियोएक्टिव सल्फर उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है नो रेडियोएक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल, यानी कि सेल के अंदर कोई भी रेडियोएक्टिविटी नहीं है क्योंकि सेल के ऊपर ही ये प्रोटीन की कोड छूट गई है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी जो है वो डिटेक्टेड इन कहाँ पे? सुप्रिंटेंडेंट में ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो दिखाई पड़ी। मतलब क्या हुआ कि जो वायरस को इन्फेक्ट कराया गया तो वायरस जो बचे हुए पार्ट थे जो कि सुप्रिंटेंडेंट बना रहे थे, इस सुप्रिंटेंडेंट में क्या था? इस सुप्रिंटेंडेंट के अंदर जो है सल्फर प्रेजेंट था, बट नए बनने वाले जो वायरसेस थे उनके अंदर कोई भी जो है रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट नहीं था, उनकी प्रोटीन की कोट में कोई रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव फास्फोरस, जिनके अंदर मतलब ऐसे बैक्टीरियोफेज जिनको कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो कराया गया था। अब उनका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट है। जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट करेंगे, इन्फेक्ट करने के बाद क्या होगा? अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर छोड़ देंगे और प्रोटीन की कोट बाहर ही छूट जाएगी। अब अगर जेनेटिक मटेरियल में रेडियोएक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट है तो वो जाएगा और बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट होगा, और जो नई वायरस की कॉपियां बनेंगी लाइसोजेनिक साइकिल के द्वारा, अब क्या होगा? नई बनने वाली जो वायरस की कॉपियां होंगी उनमें जेनेटिक मटेरियल जो होगा, उस जेनेटिक मटेरियल में क्या प्रेजेंट होगा? जेनेटिक मटेरियल में रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट होगा। यानी कि सेकेंड जनरेशन ये हो गई फर्स्ट जनरेशन, और ये जो नए वायरस बने ये सेकेंड जनरेशन है। तो इस सेकेंड जनरेशन के वायरस में रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिलेगा, और क्या नहीं मिलेगा? कोई, चूंकि यहाँ पे सल्फर यूज ही नहीं किया गया तो उनकी प्रोटीन की कोड में कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या देखा? पहले उन्होंने इन्फेक्ट कराने के बाद उन्होंने क्या हुआ? ब्लेंडिंग यानी कि मिक्सचर को देखा। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूजेशन की। तो सेंट्रीफ्यूजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या किया जाता है, जिससे जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं, यानी कि जो भारी पार्टिकल होंगे वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे सेंट्रीफ्यूजेशन के प्रोसेस में, और जो हल्के पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो ऊपर की तरफ तैरते रहेंगे। चाहे वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस हो, चाहे वो रेडियो एक्टिव सल्फर हो, इन दोनों को नॉर्मल फास्फोरस और नॉर्मल सल्फर से किससे अलग किया जा सकता है? इनको सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड से अलग किया जा सकता है। तो इन वायरसों को डिफरेंशिएट करने के लिए सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस का यूज किया गया, और देखा ये गया कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस डिटेक्टेड इन सेल्स, यानी कि जो नए बनने वाले बैक्टीरियोफेजेस थे, इन नए बनने वाले बैक्टीरियोफेजेस के अंदर क्या था? रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट था। लेकिन अगर हम बात करें नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरिटेंडेंट, लेकिन जो वायरसों का क्या था?
कोई भी रेडियो एक्टिविटी इनके सुपरिटेंडेंट में नहीं मिली। सुपरिटेंडेंट में नहीं मिली इसका क्या मतलब हुआ कि वायरसों के जो बचे हुए पार्ट थे उसमें कोई भी, यानी कि सेल का जो बचा हुआ पार्ट था उसके अंदर कोई भी जो है सुपरिटेंडेंट में कोई भी रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं थी। कुल मिला के रेडियो एक्टिविटी थी कहाँ, इस जो नए बनने वाला जो वायरस था, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था उसमें रेडियो एक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट थी। यहाँ पर भी देखिए लेबल्ड फेजेस का यूज किया गया है, जो कि किससे लेबल्ड है, फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस से लेबल्ड है। उन्होंने जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो क्या बनी, रेडियो एक्टिव होस्ट सेल बनी। अगर फास्फोरस जो कि जेनेटिक मटेरियल में है, जब उन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो रेडियो एक्टिव होस्ट सेल बनी, यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल है उसके अंदर जो डीएनए है वो कैसा है, वो रेडियो एक्टिव है। इस वजह से उसको क्या बोला गया, रेडियो एक्टिव होस्ट सेल बोला गया। लेकिन जो वायरस सल्फर में उगाए गए उनकी प्रोटीन की कोट में, यहाँ पे दिखाया गया उनकी प्रोटीन की कोट में जो है क्या है, प्रोटीन की जो कोट है उसके अंदर जो है रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है। और जब इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को अटैक किया तो क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज ने अपना प्रोटीन का कोट बाहर ही छोड़ दिया, जेनेटिक मटेरियल अंदर भेज दिया। अब जो सेल है वो कैसी है, रेडियो एक्टिव फैग होस्ट, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज का कोट है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी है। इस सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या पता लग रहा है, इससे हमको ये पता लग रहा है कि जेनेटिक मटेरियल जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचेगा वो है क्या, चूंकि इस सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है तो ये जो वायरस की नई कॉपियां बनाएंगी उसके जेनेटिक मटेरियल में भी क्या प्रेजेंट होगा, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट होगा। बट जब कोई रेडियो एक्टिविटी पहुंची ही नहीं, जब हम सल्फर को यूज करते हैं, प्रोटीन को एज जेनेटिक मटेरियल मान के चलते हैं, तो कोई भी रेडियो एक्टिविटी होस्ट सेल में नहीं मिलती, तो बनने वाले वायरस में भी कोई भी जो है रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चीज पहुंच रही है वो क्या है, वो जो है उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। जब रेडियो एक्टिव डीएनए यूज किया जाता है तो बनने वाले बैक्टीरियोफेज की जो जनरेशन है उसमें भी रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज बनते हैं। बट जब हम रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज करते हैं तो बनने वाले वायरस में कोई भी प्रोटीन की कोट जो होती है उसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट नहीं होता। तो पहुंचा क्या, पहुंचा फास्फोरस। फास्फोरस किसके अंदर था, डीएनए के अंदर था। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या चीज पहुंचती है, डीएनए पहुंचती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो जाता है कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वही जो है ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से एक अनइक्विवोकल प्रूफ दिया अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह अच्छा वर्क कर सकता है या फिर आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह अच्छा वर्क कर सकता है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहिए। मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में।